हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। आज की बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, मेटा ने अपनी हायरिंग को स्लो कर दिया है और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 2023 के एंड तक आप ज़्यादा हायरिंग नहीं करेंगे। जो लोग हैं उन्हीं को रखेंगे और हो सकता है फायरिंग भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इनका ये भी एम है कि इनका जो भी इन्वेस्टमेंट होगी अब आने वाले टाइम पे 2023 तक, इनके हाई प्रायोरिटी ग्रोथ जो देंगे उस पे किल करेंगे। जो भी इनके प्रायोरिटी के टास्क होंगे उसमें किल करेंगे। और रिवेन्यू जो है इनका डिक्लाइन होते हुए आ रहा है। इस क्वार्टर में भी रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ था और इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जो फोर्थ क्वार्टर होगा उसमें भी रेवेन्यू इनका डिक्लाइन करेगा। आप देख सकते हैं कि मेटा का शेयर प्राइस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है पिछले कुछ टाइम में। और ये सारे रिजल्ट्स हैं, जब क्वार्टर रिजल्ट आ रहे हैं तो उसके बाद के देन आप इसमें भी कंसिडर कर सकते हैं कि नेट इनकम थी इनकी वो भी डिक्लाइन करती जा रही है। इस समय क्वार्टर थ्री जो का रिजल्ट जो आया है 2022 का, वो भी काफ़ी कम आया और इन्होंने ये भी बोला हुआ है क्वार्टर फोर में भी कम आएगा। तो ये मेटा का तो ये हाल चल रहा है अभी, और ऐसा कई सारी कंपनियों का हाल चल रहा है। वो कॉस्ट डिडक्शन की वजह से रीअरेंजमेंट के नाम पे काफ़ी लोगों को फायरिंग कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि ब्रिटेन ने प्रायोरिटाइज़ किया है कि इंडिया के साथ जो ट्रेड डील होनी है, फ्री ट्रेड डील एफटीआई एग्रीमेंट साइन होना है इंडिया के साथ ब्रिटेन का, वो अब वो जल्दी जल्दी करेंगे, बट उन्होंने कोई भी टाइमलाइन नहीं दी है। हालांकि ये ट्रेड डील होनी तो बोरिस जॉनसन के टाइम में थी, बट बोरिस जॉनसन के बाद ट्रूस भी आई थी, क्या नाम था उनका जो भी आई थी वो भी उनके में भी नहीं हो पाई थी। और अभी सुनाक ऋषि सुनाक के टाइम पर भी नहीं हो पा रहा है। उसका भी कोई डेट नहीं बताई जा रही, टाइम नहीं बताया जा रहा है अभी। जो जेम्स क्लेवरली आए हुए थे, यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं जो, उन्होंने ये बात बोली कि हम जल्द से जल्द करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अभी कोई एग्जैक्टली टाइम या डेट नहीं बताई हुई है कब तक हो सकता था। पहले तो दिवाली तक होना था, बट दिवाली पे नहीं हुआ है और इस साल भी हो जाएगा, इसका भी कोई डेट का फाइनल नहीं किया गया है। एंड नेक्स्ट न्यूज़ है, जो एआई कंटेंट प्लेटफॉर्म है जैस्पर, आप शायद नहीं जानते होंगे। जैस्पर एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कोई भी टॉपिक और क्या बारे में लिखना चाहते हैं उसके हम थोड़ा सा हिंट देते हैं तो ये कंटेंट लिख करके दे देता है। ये बिजनेस प्लान, कई सारे प्लान्स भी इन्होंने बना के रखे हुए हैं। उसने $125 मिलियन को रेज़ किया हुआ है और 1.5 वैल्यूएशन पे इनका रेज़ करा था इन्होंने। ये आप देख भी सकते हैं। इनको जो भी फंड देने वाली कंपनी थी, कुछ नई कंपनियाँ आई हैं और बाकी कई सारी पुरानी कंपनियों में भी री इन्वेस्ट करा हुआ था, जिसमें से शॉपिफ़ाई भी एक कंपनी है जिन्होंने जिसमें इसमें इन्वेस्ट करा था। और ये फंडिंग है ये इनके कोर प्रोडक्ट पे मेनली लगाई जाएगी, प्लस ये आउटराइट ब्रांड को अपने साथ मर्ज करके यूनिफाई करके दो कंपनी को मिला करके बनाना चाहते हैं, इसके लिए काम करेंगे। और अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने फंडिंग दी थी। ये है जैस्पर की वेबसाइट, इसमें आप देख सकते हैं इसने जो क्रिएट अमेजिंग एसईओ कंटेंट और कंटेंट करने के बाद वेब डेवलपमेंट, ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में एआई की मदद से ये करते हैं 10 टाइम्स फास्टर। और ये आउटराइट की वेबसाइट है, ये दोनों को मर्ज करके एक वेब बनाना चाहते हैं, इसके वजह से फंडिंग रेज कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम पे एक और बार फंडिंग रेज करें। और अभी तक की टोटल इन्होंने फंडिंग भी काफ़ी अमाउंट तक उठा चुके हैं। और देन नेक्स्ट न्यूज़ है, व्हाट्सएप चैटबॉट जो बॉटी है उसने $23 मिलियन की फंडिंग रेज करी है टाइगर ग्लोबल से। टाइगर ग्लोबल काफ़ी नाम में रहता है, इस समय काफ़ी फेमस भी है। टाइगर ग्लोबल ने कई स्टार्टअप्स को फंडिंग दे रहा है इस समय। मेजर पोर्शन में पिछले एक महीने में मैं न्यूज़ जो कवर कर रहा हूँ, टाइगर ग्लोबल ने काफ़ी जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है अपना। और इसमें देख सकते हैं ये सीरीज़ बी फंडिंग राउंड है 23 मिलियन की। इसके पहले सीरीज़ ए फंडिंग राउंड 8.3 मिलियन की हुई थी। टोटल अभी तक 2020 से 35 मिलियन का इन्होंने इन्वेस्ट कर चुके हैं। बाकी वॉटी जो है वो व्हाट्सएप चैटबॉट या व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जो अपने आप रिप्लाई करना और मैनेज करना उसके लिए मेनली, और मार्केटिंग करने के लिए। इसमें कई बड़े बड़े लोगों ने इसमें पार्टनरशिप करके रखी हुई है, आप देख सकते हैं इसमें कि ये सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने टच करा हुआ है। जो इंडियन ब्रांड्स हैं मैंने उनको भी स्पेशली मार्क करके रखा है, ओए रिक्शा, डॉक्टर से दुकान, एमपीएल, टिकटॉक, ये ओप्पो, ये सब करके रखा है। बाकी इंटीग्रेशन इनका काफ़ी अच्छे उसका है। अगर आप जानते हो ज़ोहो ऐप का बारे में, शॉपिफाई, ज़ेपियर, गूगल क्रोम, मेरी समझ से जितने भी नाम यहाँ पर मेंशन है सबके बारे में मैंने कभी ना कभी सुना हुआ है। तो इस वजह काफ़ी फेमस है ये वाटी, और इसकी वजह से फंडिंग में इसको काफ़ी सपोर्ट मिल जा रहा है। और इस टाइम पे शॉपिफाई एक नया इन्वेस्टर बन के इसमें निकला था, प्लस जीएसटी ग्लोबल ने भी इन्वेस्ट किया हुआ था सीरीज बी फंडिंग राउंड में। देन आते हैं फोर्ड जो है, फोर्ड ने रशिया से एग्जिट करने के लिए फाइनल डिसीजन ले लिया था और 49% स्टेक इन्होंने अपने सेल कर दी हैं। और सेल करने के बाद ऐसा इन्होंने डील करी होती कि 5 साल के पीरियड के अंदर तक अगर वो चाहें तो बाय कर सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं। अगर 5 साल तक नहीं आते तो वो वापस नहीं आ सकते, और उन्होंने पूरा बेच करके रशिया से एग्जिट कर रहे हैं। और जब से ये वॉर शुरू हुई है, यूक्रेन रशिया का जो वॉर शुरू हुई है, जिसको अभी भी वॉर नहीं कहा जाता यूक्रेन रशिया की तरफ से,
तो कॉन्फ्लिक्ट बोली जाती है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, अगर वो शुरू हुई है तब से इतनी सारी कंपनी आ सकती हैं जो कि टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं सारे मेजर ब्रांड्स जितने सब निकल चुके हैं, ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, लॉजिस्टिक, फाइनेंस, देन टेक्सटाइल, एविएशन, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, सिनेमा, फूड, बेवरेजेस, मेजर कई सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जैसे देख सकते हैं हम यहाँ से चले गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। इंडिया और चाइना का ट्रेड जो है वो $100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है जनवरी सितंबर के बीच में, जबकि अभी पूरा 1 ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है। 1 ईयर का रिज़ल्ट आने में भी टाइम है, अभी 3 महीने बाकी हैं टोटल, उसके बाद भी $100 बिलियन को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं ट्रेड के मामले में, और जिसमें इंडिया का मेनली डेफिसिट है और चाइना ने एक्सपोर्ट अपने बढ़ाए हुए हैं। चाइना के एक्सपोर्ट 31% से इंक्रीज़ हुए हैं, जबकि इंडिया के जो इम्पोर्ट हैं वो बढ़े हैं, एक्सपोर्ट जो है 36% से लगभग डाउन गए हैं। ये आप देख सकते हैं लगभग ट्रेड का जो चार्ट है लगभग आपको समझ में आ जाएगा। मेनली आप सब जगह देख रहा होगा ट्रेड बैलेंस में आप देख रहा होंगे नेगेटिव में, मतलब इंडिया हर जगह पे घटा ही है। हम लोगों के इम्पोर्ट जो हैं वो बढ़ गए हैं, एक्सपोर्ट जो हैं घटे हुए हैं, आप ये ग्राफ में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, राघुराम राजन सर ने बोला था कि हम लोगों को सर्विस सेक्टर में जॉब्स के लिए काफ़ी फोकस करना पड़ेगा, जिस हिसाब से अभी लोगों को निकाला जा रहा है और जिस हिसाब से अभी इन्फ्लेशन राइज कर रहा है, प्लस जो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट अभी थमने का नाम नहीं ले रहे, सारी चीज़ों को देखते हुए ग्लोबल कंडीशन को हम लोगों को सर्विस सेक्टर में काम करना पड़ेगा और जॉब्स को बनाना पड़ेगा जल्द से जल्द। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, बोइंग ने भी 3.3 बिलियन डॉलर का लॉस रिपोर्ट किया है। बोइंग जो है वो यूएस की एक बेस्ड कंपनी है जो मेनली मिलिट्री व्हीकल्स इन सारे के लिए बनाती है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और इन सारी चीज़ों को भी बना रही होती है, और ऐसा इन्होंने बताया हुआ है। ये मेनली जो अभी सप्लाई करे गए हैं यूक्रेन को कई सारे आइटम्स, उसके लिए भी, और जो प्रेसिडेंट के लिए जेट वेट बनाने हुए हैं, इसकी वजह से हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई और सप्लाई चेन कॉस्ट जो है ज़्यादा बढ़ गई। इस वजह से इन्होंने 3.3 बिलियन डॉलर का लॉस रिपोर्ट किया है, और ये मेरा पर्सनल ऐसा एजम्पशन है कि हो सकता है अगले क्वार्टर में भी ये रिपोर्ट करें लॉस को ही, फिर देन इनका थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बोइंग जो है वो ये सारी चीज़ों को मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बेच करके और ऐसे एयरक्राफ्ट को बेच करके पैसे कमा रहा होता है अभी तक, क्योंकि यूएसए सपोर्ट कर रहा है। जब तक ये इलेक्शन वाला मुद्दा नहीं आता और ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में फ्री में देना कम करके यूज़ के लोग खरीदना नहीं शुरू करते, तब तक क्या ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। एंड नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि बहुत मेजर न्यूज़ है, इसको फर्स्ट न्यूज़ रखनी चाहिए थी। इलॉन मस्क ने अब ट्विटर को परचेज कर लिया है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में न्यूज़ आई हुई थी, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा बीच में रखा हुआ है। $44 बिलियन का डील जो थी वो कर दी, और इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है अपनी ये सारी चीज़ें, इसको भी हम बताते हैं आपको एक-एक पॉइंट के साथ। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि मैंने ट्विटर को परचेज़ किया हुआ है, इस बात को पूरी क्लियर करना चाहते हैं। इन्होंने बोला था कि ये कॉमन डिजिटल टाउन स्क्वायर बनाना चाहते थे, जिसमें सब लोग अपने-अपने बिलीव्स को डिबेट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा ना हो। और ऐसा पहले दिखाया जाता था कि ट्विटर जो है लेफ्ट विंग में जाता था, तो कोई भी फार राइट विंग या फार लेफ्ट विंग कुछ भी ना बने, जो भी है वो भी क्लियरली रखे। ट्रेडिशनल मीडिया जो थी वो चीज़ों को भड़काने पे और जिससे पैसे कमा सके ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहित करती थी, जैसे ज़्यादा प्रमोट करती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी अपॉर्चुनिटी, हर चीज़ को आप बोल सकते हो। अपॉर्चुनिटी ऑफ डायलॉग जो लॉस्ट हो चुकी थी ट्रेडिशनल मीडिया में, वो यहाँ पर आप कर सकते हो, इस वजह से इन्होंने परचेज़ किया। देन इन्होंने बोला था इनका कोई भी मोटिव नहीं है कि ये इससे रुपये बनाएंगे। अभी हालाँकि मैं अभी बात ऐड करूँगा इसकी पूरी, आप पढ़ेंगे तो उसमें मैटर मेंशन भी कर दिया इन्होंने, रुपये बनाएँगे नहीं बट रुपये बनाने की सोचते भी हैं ये, कि इन्होंने बाद में बोला कि मैंने ये ह्यूमैनिटी के लिए खरीदा हुआ है, सब लोग आकर इसमें काम करें, सब लोग अपने थॉट्स दें और एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा इनका सोचना है कि एडवर्टाइजिंग अगर सही तरीके से करी जाए, जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको करी जाए तो बढ़िया है। तो ये सही तरीके की एडवर्टाइजिंग भी करेंगे इस प्लेटफॉर्म में, और ये ट्विटर काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये सारे इन्होंने थॉट्स बोले हुए थे, और इसी के साथ-साथ कई सारे हम लोगों के इंडियन पॉलिटिशियंस ने भी और कई लोगों ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे यूएस के जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे अकाउंट को वापस कर दो। प्लस राहुल गांधी ने भी ये बात बोली हुई थी कि अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कोई भी अपोजिशन की आवाज़ें दबाई नहीं जाएंगी। ये सारी चीज़ सबने रिक्वेस्ट करी है, और इलॉन मस्क ने ये सारे पॉइंट्स अपने क्लियर करें और कईयों को रिप्लाई करें इस टाइम पे। फिर बात करते हैं इलॉन मस्क ने जैसे ही इलॉन मस्क ने जैसे ही ट्विटर को परचेज़ किया, तब पहला ही उन्होंने काम किया, कई लोगों को फायर किया है। जैसे ट्विटर के सीईओ जो पराग जी थे, उनको इन्होंने हटा दिया है। हालाँकि पराग जी को ये नहीं बोल देना चाहिए कि इनको सरकारी नौकरी नहीं होती तो बढ़िया रहता, बट इसका रीज़न यही था कि पराग जी को अच्छा खासा अमाउंट $122 मिलियन मिलेंगे इनकी जॉब क्विट करने की वजह से, तो इनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आराम से अपनी लाइफ़ को बहुत लैविशली जी सकते हैं। तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी, तो इनको निकाल दिया गया था। प्लस कई सारे लोगों को निकालने के बाद अब ट्विटर का जो सीईओ है उसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं है, कोई भी कौन है ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। और ऐसा ट्विटर में किसी ने पूछा भी था, तो इलॉन मस्क ने उसका रिप्लाई किया था कि पता नहीं ट्विटर का सीईओ कौन है, लेकिन चीफ ट्वीट जो हूँ मैं हूँ अभी।
ऐसा करके इन्होंने बोला था। और आज के टाइम में लिटरली इलॉन मस्क बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी-बड़ी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। स्पेस एक्स भी इनका, टेस्ला भी इनका है, और ट्विटर भी इन्होंने परचेज़ किया। सच में इनके पास काफ़ी इसमें पावर है, और काफ़ी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में नंबर 1 लिस्ट पे भी आते हैं, वो भी आपको लास्ट में पता चलेगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, पेयू का जो रेवेन्यू 51% जंप किया है, 126 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट आ चुका है इस फाइनेंशियल ईयर 2022 के इस क्वार्टर में। और ये आप देख सकते हैं 46% से राइज़ है पिछले ईयर के कंपैरेटिवली। और टाटा पावर का क्वार्टर 2 का रिजल्ट अभी आ चुका है। नेट प्रॉफिट इनका 85% जंप किया और 935 करोड़ रुपीज़ का इनका प्रॉफिट आया हुआ था। और इस समय टाटा पावर का जो शेयर प्राइस है, वो भी पिछले 5 दिनों में 1.65% राइज़ हुआ है। हालाँकि ये न्यूज़ 2 दिन पहले की है, और इसका रिजल्ट कल मार्केट में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा अभी। नेक्स्ट न्यूज़ है, स्मार्टफ़ोन के जो परचेज़ है वो 9.7% से गिरे हुए हैं क्वार्टर 3 में। केवल एप्पल ही ऐसा फ़ोन था जो परचेज़ जिनका बढ़ा हुआ था, बाकी सबका परचेज़ गिरा हुआ था। आप ये देख सकते हैं। और मेजर मार्केट कैप्चर जो करके रखती है, सैमसंग नंबर 1 पे, एप्पल सेकंड पे है, देन शाओमी है। और लेकिन फिर भी देखा गया है कि एप्पल ही ये था जिसने पॉजिटिव ग्रोथ की थी 1.6% की, बाकी सब ने, सैमसंग ने 7.8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेंज में निगेटिव शो किया था। शाओमी में 8.6% निगेटिव गया था। वीवो 22% ड्रॉप किया था, और ओप्पो भी 22.3% से ड्रॉप किया था। ये आप देख सकते हैं मार्केट इन्होंने कितने एक्वायर करके रखी हुई है। तो ये टोटल मार्केट है, आपके सामने ऐसा मैंने ग्राफ रख दिया, इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस समय पे जो ब्लू कलर का है वो सैमसंग का है, 21% मार्केट है उनकी। देन 16% एप्पल की है, 13% शाओमी की है, 10% ओप्पो की है, और वीवो की है 9%। बाकी सारे जिन्हें हैं वो आपको दिख रहे हैं इस समय की। आप इसे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, किसकी कितने एक्वायर करके रखा हुआ मार्केट। और सैमसंग नंबर 1 पे ही है शुरुआत से ही अभी तक में। बीच में कभी ऐसा हुआ था क्वार्टर 4 2022 में कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दी एप्पल में, बट उसके बाद से, फिर जब उस कोरोना के बाद से अभी इस समय तक केवल एप्पल ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देन नेक्स्ट आते हैं आपकी लास्ट न्यूज़ पे हम लोग, जैसे कि अब यूएस और यूएसडी और इंडियन रुपीज़ में क्या कंपैरिजन चल रहा है। तो इस समय इंडियन रुपीज़ काफ़ी मैनेज हो रहा है और ठीक-ठाक है। 82.29 इंडियन रुपीज़ $1 को कंपेयर करा, जबकि लास्ट टाइम आप पिछली न्यूज़ में बात करी गई थी, तो वहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा था, 82.8 के आसपास कुछ था। और वर्ल्ड की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट बात करते हैं, फोर्ब्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट, तो इलॉन मस्क नंबर 1 पे और गौतम अडानी 3rd पोजीशन पे अपने सिक्योर कर चुके हैं वापस। और जेफ बेज़ोस की नेटवर्थ 4th पोजीशन पे आ चुके हैं, जेफ बेज़ोस इस समय। देन अदर बात करें, मुकेश अंबानी 8th पोजीशन पे आ चुके हैं, और बिल गेट्स 6th पे, वॉरेन बफेट 5th पे हैं, और सर्जे ब्रिन और लैरी पेज जो है 9th 10th पे पोजीशन पे है। तो आज की बिजनेस न्यूज़ बस यही थी। आप पे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कोई भी सजेशन आपका प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पे वर्क करने का ध्यान करूँगा। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।